हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 29 जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और मैं अगर सही से याद करके बताऊं, आपको एक दो दिन पहले भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो टॉपिक्स होते हैं मतलब बहुत ही रेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट यूनियन। ओके, आप इसको गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। इसको हम ये भी बोलते हैं यूनियन फाइंड। तो आपको लीड कोड में मोस्टली ये वाला टर्म दिखेगा यूनियन फाइंड का। पर अगेन लाइक आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में जाओगे या फिर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है ये भी काफी फेमस है। बट बोथ ऑफ देम आर सेम। ओके, दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट यूनियन ये भी एक ग्राफ का ही टॉपिक होता है। आप चाहे ग्राफ में यूज करो या फिर आप मतलब बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो। मतलब डीपी जैसी जगहों पे भी ये चीज यूज होती है, राइट। अगेन, तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये हम ग्राफ से रिलेटेड करने वाले, मतलब ये जो डिस्टेंस सेट यूनियन होगा आप उसमें ग्राफ का मतलब एप्लीकेशन देखेंगे, ग्राफ में ये कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप जब आप इसे पढ़ोगे आपको लगेगा नहीं कि ये इस टॉपिक पे है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कभी लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं सिंपल ग्राफ ट्रावर्सल से सॉल्व कर सकता हूँ। पर जो ट्रिक इन्होंने यूज किया है आप इसको नॉर्मल ग्राफ से नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप करोगे तो ऑप्टिमल तरीके से नहीं होगा अगेन। ठीक है, अगर आपको पूरा ऑप्टिमल तरीके से करना है, बिकॉज में देखो इंटरव्यू की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो जो मोस्ट ऑप्टिमल तरीका होगा वो होगा डिसजॉइंट सेट यूनियन। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन के एंड में समझ में आ जाएगा। तो जल्द से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, ये 684 है। अगेन लाइक ये वन ऑफ द फर्स्ट 1000 क्वेश्चन है लीड कोड का। अगेन, जब भी आप फर्स्ट 1000 क्वेश्चन कर रहे होते हो लीड कोड का, आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उनमें से एक है। या 684 रिडंडेंट कनेक्शन। इन दिस प्रॉब्लम ए ट्री इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज कनेक्टेड एंड हैज नो साइकिल्स। ठीक है, ये बात करें ट्री की। एक ऑब्वियसली ट्री में क्या होता है, देखो उसमें डायरेक्टेड एजेस नहीं होते। डायरेक्टेड एजेस नहीं होते का मतलब देखो, इसमें आप देखोगे ये जो एजेस देख रहे हो ना, ये डायरेक्टेड नहीं है। मतलब कि आप 1 से 2 में भी जा सकते हो और 2 से 1 में भी जा सकते हो। ठीक है, ये एज आप दोनों तरीके से जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। एक ट्री है जिसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ टाइप का है। ओके, दैट इज कनेक्टेड एंड हैज नो एजेस। तो समझने की कोशिश करो, जो ट्री होता है, ठीक है, ट्री में क्या होता है, कोई साइकिल्स नहीं होते, राइट। सेम चीज वही मेंशन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, देखो हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन एक मतलब आता है ना किसी ऑनलाइन असेसमेंट में, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कनेक्टेड का मतलब क्या, कनेक्टेड का मतलब है, देखो कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी नोड्स हैं, ओके, वो किसी न किसी तरह से आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आइसोलेटेड नोड है जो कि मतलब मेन वाले नोड से कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, मेन ग्राफ वाले नोड से कनेक्टेड नहीं है। तो वैसा केस यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये चीज वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आइसोलेटेड नोड नहीं होगा। जो भी नोड होगा वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ही। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। You are given a graph that started as a tree with n nodes labeled from 1 to n, ठीक है, with one additional edge added। तो ये क्या कह रहा है, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास एक ट्री था। ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री में कभी भी साइकिल्स नहीं होते, राइट। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, एक ट्री था। ऑब्वियसली उसमें साइकिल नहीं होगा उस टाइम पे, और उसमें जो नोड्स थे वो 1 से n में रिप्रेजेंट थे। एंड देन वन एडिशनल एज गॉट एडेड। उसके बाद इन्होंने एक एडिशनल एज को ऐड कर दिया। The added edge has two different vertices chosen from 1 to 1 and was not an edge that already existed। ठीक है, जो एज इन्होंने ऐड किया वो दो डिफरेंट, मतलब एक सेल्फ एज नहीं था। सेल्फ एज क्या होता है, देखो अगर मैं 2 से एक एज निकालूं और 2 की तरफ ही चले जाए, ठीक है, उसको सेल्फ एज बोलते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ में। पर अगेन ये वैसा नहीं था, ये दो डिफरेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा था। जो एक्स्ट्रा एज हमने ऐड किया, देखो एक ट्री था, ट्री में जो वर्टिसेस थे उनमें से कोई दो हमने वर्टेक्स लिए, उनको उनमें एक एक्स्ट्रा एज डाल दिया। ठीक है, तो अब ये ट्री नहीं रहा। समझ रहे हो ना, पहले ट्री था, अब क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एज डाल दिया दो डिफरेंट नोड्स में, अब वो ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे एजेस ऑफ लेंथन वेर। देखो ये इनपुट की बात करें कि इनपुट कैसा है। देखो इसमें जो 1 2 लिखा है ना, इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में एक एज है। ठीक है, वैसे ही बता रहे हैं। ठीक है, वेर एजेस ऑफ आई इज इक्वल टू ए आई बी आई, इंडिकेटिंग दैट देर इज एन एज बिटवीन ए आई एंड बी आई इन द ग्राफ। ठीक है, ये चीज इनपुट के बारे में बता रहे हैं। ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है पहले ही। ठीक है, अब जब भी कोई मतलब जैसे देख रहे हो इसमें बता रहे हैं कि 1 और 3 के बीच में क्या है। ठीक है, सिंपल दैट। Now, written an edge that can be removed so that the resulting graph is a tree of n nodes। यानी कि अभी बोल रहे हैं कि देखो पहले ट्री था, हमने एक एज ऐड कर दिया किसी दो नोड्स के बीच में। अब ये कह रहे हैं आपको वापस एक एज निकालना है ताकि जो रिजल्टेंट ग्राफ है वो फिर से एक ट्री बन जाए। यानी कि जो साइकिल्स क्रिएट हो रहे थे, राइट। रिमेंबर, जब भी आप एक ट्री में एक एक्स्ट्रा एज डालोगे उसमें साइकिल क्रिएट होने लगेगा, यानी वो ग्राफ बन जाएगा जिसमें एक साइकिल होगा, राइट। अब ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा एज निकाल के दिखाओ जिसकी वजह से अब ये वापस ट्री बन जाए और कोई भी इसमें साइकिल्स ना आ रहे, राइट। इफ देर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न द आंसर दैट अकर्स एज लास्ट इन इनपुट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इनकी। ठीक है, अगर ये मतलब ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया स्क्रीन में, अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तब आप कोई भी एल्गोरिथम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सिंपल एल्गोरिथम से भी आप ये कर सके आंसर निकाल सकते थे। पर क्योंकि इन्होंने ये जो लास्ट लाइन मैंने अभी हाईलाइट किया स्क्रीन पे, इन्होंने ये लिख दिया, इसकी वजह से चीजें बहुत ही बदल जा रही है। ठीक है, तो कैसा हो रहा है देखो। अब आप इसमें देखोगे
मैं सेकंड एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। देखो सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आप इनमें से कोई भी एक मतलब एज निकाल के देख लो, आपको ट्री वापस मिल ही जाएगा, ठीक है? पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मैं सबसे लास्ट वाला इनपुट मतलब जितना पॉसिबल है उसमें से सबसे लास्ट वाला ही एज निकालूँ, ताकि मुझे ट्री वापस मिले, ठीक है? अब देख लेते हैं। 1 एंड 2 कहाँ पे? 1 एंड 2 है, ठीक है? देखो अल्टीमेटली आंसर कह रही है 1 एंड 4 है, ठीक है? तो देखो यानी कहने का मतलब है कि 1 इस वाले एज से पहले तक सब कुछ ठीक-ठाक था, ठीक है? इस वाले एज को रिमूव करने मतलब जब इस एज में आए तभी मतलब एक ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो भी आप आंसर ट्राई कर रहे हो निकालने का, आपको उस तरीके से निकालना है कि वो इनपुट में सबसे लास्ट आकर हो रहा हो, ठीक है? जितना पॉसिबल है उतना लास्ट आकर हो रहा हो। इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स, रिटर्न द आंसर दैट अकर्स लास्ट इन द इनपुट, ठीक है? अब आप इसमें देखोगे, आप इसमें से कोई भी एक निकाल के देख लो, आपको हमेशा ही एक ट्री तो मिल रहा है, पर अगेन चैलेंज वही हो जाता है, राइट? कि हमको सिर्फ लास्ट वाला ही रिमूव करना है, ठीक है? मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, देखो इसमें से आप जो भी एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 देख रहे हो, ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है। आप मैं आपको एक और टेस्ट केस दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखो ये जो लास्ट ये टेस्ट केस 3 है ना, आप इसको भी प्लीज़ ऐड कर लो अपने टेस्ट केसेस में। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट केस होने वाला है, क्यों मैं आपको बताता हूँ देखो। इसमें क्या हो रहा है ना एग्ज़ाम्पल 1 और 2 में, इसमें से सारी चीज़ें मतलब एक ही फ्लो में जा रही है। जैसे 1 और 2 हो गया, फिर 2 में एक और एज आ गया, फिर 3 में एक और एज आ गया, तो मतलब एक ही फ्लो में जा रही है। अब आप इसमें देख लो 3 एंड 4 एक आ गया, ठीक है? उसके बाद 3 या 4 में से कोई और ऐड नहीं हो रहा है, फिर डायरेक्ट 1 एंड 2 आ रहा है, ठीक है? मतलब 3 और 4 अलग हो रहा है, 1 एंड 2 अलग हो रहा है, यानी कि ये 2 सेपरेट सेट्स बन रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? 3 एंड 4 एक सेट बन गया, ठीक है? अब जो नेक्स्ट एज आ रहा है, वो 3 या 4 में से नहीं है, वो सेपरेट 1 एंड 2 में से है, ठीक है? उसके बाद इस वाले 4 को और इस वाले 2 को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो 2 सेट्स है अब उनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है? अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप इस वाले एग्ज़ाम्पल को लेकर ट्राई करना, आपका जो भी आप लॉजिक बना रहे हो, मेबी एग्ज़ाम्पल 1 और 2 के लिए काम कर जाए, पर इस वाले एग्ज़ाम्पल के लिए मोस्टली फेल होगा, ठीक है? आप इसलिए इसको भी लेके ट्राई करना सेगमेंट करने से पहले। मेबी आप अगर आप चाहते हो तो मैं इसको इनपुट में भी मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है ना मैं उसमें भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है? अब अब देखो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं। अब बात आ जाती है डिसजॉइंट सेट यूनियन कैसे हो रहा है। उसको समझाने के लिए मैं आपको मतलब थोड़ा-सा मैं आपका टाइम लूँगा और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि इस देखो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर मैंने मतलब पाइथन का जो आइडियल कंपाइलर होता है मैंने उसमें ये किया हुआ है ताकि आपको समझा सकूँ हो क्या रहा है, ठीक है? अब आप ध्यान से देख जाओ ये क्या हो रहा है। देखो, मैंने एक टेम्प सेट क्रिएट किया, ठीक है? मतलब ये अभी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है? टॉपिक समझने के बाद हम क्वेश्चन में वापस आएँगे, ठीक है? मैंने एक टेम्प सेट क्रिएट किया, ठीक है? इसमें क्या-क्या एलिमेंट्स है, इसमें 1, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है? तो मैंने टेम्प को प्रिंट किया तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखने वाला है। आई होप आपको विज़ुअल हो। प्लीज़ ध्यान से देखना, इस चीज़ के बाद आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? टेम्प एक अलग सेट है, जिसमें 1 एंड 2 एलिमेंट्स है, ठीक है? मैंने टेम्प को यहाँ प्रिंट किया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट? अब ध्यान से देखना, ए मैंने क्रिएट किया, अब ए भी एक सेट होने वाला है, जिसमें 5 एंड 6 एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? 5, 6 तो ए को मैं प्रिंट करूँगा तो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। नाउ अब ध्यान से देना क्या हो रहा है, अब बी इज़ इक्वल टू ए कर दिया, इसका मतलब क्या है? देखो बी जो है अब वो पॉइंट करेगा ए को, यानी कि ए के जो भी वैल्यू थी अब वो बी में आ जाएगी, यानी कि देखो अगर मैं अब बी को प्रिंट करता हूँ तो कैसे दिखेगा? उसमें भी अब 5, 6 होगा। आप देख रहे हो ना ए में ये था, बी में भी अब सेम चीज़ आ रही है, ठीक है? अब बहुत थोड़ी और क्लैरिटी लेने के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ देखो, अगर मैं बी डॉट ऐड करूँ यानी कि मैं बी वाले सेट में एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आइडियली क्या होगा बी में हो जाएगा 5, 6, 7 हो जाएगा, ठीक है? अब मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ, देखो मैंने एलिमेंट कहाँ पे ऐड किया? बी में। मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ? ए, तो क्या हो जाएगा ये 5, 6, 7 यानी कि जो एलिमेंट बी में ऐड हुआ, वो एलिमेंट ए में भी ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जो सेट है ना वो ए के पास है, बी खाली उसको पॉइंट कर रहा है। जब हम बी में एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ पे ऐड हो रहा है? वो ए वाले सेट में ऐड हो रहा है, ठीक है? इस वजह से जब मैंने बी में ऐड करने के बाद ए को प्रिंट किया, 7 जो है वो ए में भी आ गया, ठीक है? सॉरी जस्ट अ सेकंड नहीं अब जो 7 है, जो हमने बी में ऐड किया वो अभी ए में भी आ रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। देखो अब मैंने ए को प्रिंट किया, सेम चीज़ आ रही है। अब मैंने बी को प्रिंट किया, अब भी सेम चीज़ आ रही है, ठीक है? अब यहाँ तक चीज़ काफ़ी क्लियर थी। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, अब ध्यान से देखना। अब मैं कर रहा हूँ यूनियन, ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये एक यूनियन ऑपरेटर होता है सेट्स में, हम पाइथन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है? आपको अलग से यूनियन लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन में सिंपली इस वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है? ये कौन सा ऑपरेटर है? देखो ये जो हम और करते हैं ना, और ऑपरेटर बिटवाइज़ और होता है, ये वो वाला ऑपरेटर है, ठीक है? ये जब हम सेट के केस में यूज़ करते हैं, इसको एक यूनियन की तरह काम करते हैं। यूनियन का मतलब क्या है? इसमें जो एलिमेंट्स हैं, उसको ले लेंगे, ए में जो एलिमेंट्स हैं, उसको ले लेंगे और जो रिजल्टेंट होगा, वो ए मतलब टेम्प और ए दोनों के एलिमेंट्स को लेके होगा। देखो, क्या मत कहने का मतलब है, ए में अभी क्या है? 5, 6, 7 है, ठीक है? टेम्प में अभी क्या है? 1 एंड 2 है। तो इनका यूनियन का मतलब जस्ट अ सेकंड टेम्प में क्या है? 1 एंड 2 है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? 1, 2 हो जाएगा और 5, 6, 7 ये सब एक में आ जाएँगे, ठीक है? कहने का मतलब वो है। अब देखो मैंने क्या किया? ए यूनियन विथ टेम्प कर दिया, ठीक है? और इसका रिजल्ट कहाँ पे सेव हो रहा है? ए में वापस हो रहा है। देखो, ए यूनियन विथ टेम्प होगा, उसका जो रिजल्ट है वो वापस ए में सेव हो जाएगा, ठीक है? ये एक शॉर्टहैंड बोलते हैं। इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है देखो, ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन टेम्प, ठीक है? ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है?
अब देख रहे हो जो रिजल्ट है वो वापस ए में आ रहा है, ठीक है। अब मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो ए कैसे दिखेगा, ए कुछ ऐसे दिखने वाला है। 1 एंड 2 ये टेम्प से आ रहे हैं, 5 6 7 जो है वो ए में पहले से ही थे, ठीक है। 5 6 7 वो ए में पहले से ही थे। नाउ अब आप क्विकली बता सकते हो अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो क्या दिखेगा, बी में भी सेम चीज दिख रही है। क्यों, मैंने आपको पहले ही कहा था बी जो है वो क्या कर रहा है, वो खाली ए को पॉइंट कर रहा है, यानी ए में जो भी चीज होगी वो बी उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो मैंने अब देखो ए में एक न्यू असाइनमेंट किया, ए में एक नई चीज असाइन हुई, ठीक है। ये जो नया सेट क्रिएट हुआ इसकी वजह से वो अब ए में असाइंड है, क्योंकि बी ए को पॉइंट कर रहा है तो बी भी यही वैल्यू दिखा रहा है। अब आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हम इसी को इम्प्लीमेंट करके हम अभी डिसजॉइंट सेट यूनियन का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। कैसे, देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वीडियो पॉज़ करो, एक बार फिर से जाके देखो क्या हो रहा है। मैंने इस यार बहुत कोशिश की है कि आपको हर चीज़, हर मतलब जो भी टॉपिक यूज़ हो रहा है, उसका एक बेसिक एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ, ठीक है? ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएँ। अब बिना किसी हेल्प के आप खुद से कोड कर सको, ठीक है? ये मेरा एम है। नाउ अब इसको हम कैसे करेंगे? मैंने आपको जैसे कहा था ये डिसजॉइंट सेट यूनियन वाला, कब होगा डिसजॉइंट सेट? पहले एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है? मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल जो 3 है ना, ये आपको खुद से नहीं मिलेगा, ये आपको एडिशनली ऐड करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने कर लिया उसके बाद आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले 3,4 आ गया, ठीक है। तो 3,4 क्या किया हमने, एक सेट बनाया उसको ऐड कर दिया। अब देखो जो ये 3 है, मतलब जो ये मतलब मैं यूज कर रहा हूँ ना, देखो ये क्या करेगा, ये हर नोड को, देखो जो हर नोड है यानी यानी 1 से लेकर n तक नोड्स हमारे पास, ठीक है। उस हर नोड का ये की बनाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना। देखो ए और बी इसमें क्या है, ए और बी मेरे वाले केस में, इस वाले एग्जांपल में हमारे नोड्स होंगे, ठीक है। ये जो आप 5 नोड्स देख रहे हो ना एग्जांपल 2 में, वैसे ही हर नोड यहाँ पे होगा, ठीक है। पर ये जिसको पॉइंट कर रहा है ना वो ये की होगी, यानी सेट एक है पर उसको पॉइंट डिफरेंट नोड्स कर रहे हैं, ठीक है। सेट एक ही है, उसको पॉइंट डिफरेंट नोड्स कर रहे हैं। हम वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट अभी लगाने वाले हैं, ठीक है। अब आप देख लो, पहला क्या है, देखो 3 एंड 4 आया, ठीक है। क्योंकि 3 एंड 4 अभी मेरे पास कोई सेट नहीं था, तो हम मैं एक न्यू सेट क्रिएट करूंगा, उसमें 3 एंड 4 डालूंगा, ठीक है। अब 3 और 4 दोनों उस सेट को पॉइंट करेंगे। अब देख लो 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 3 एंड 4 को। 4 किसको पॉइंट कर रहा है, अगेन 3 एंड 4 को। रिमेंबर ये दो अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये मेमोरी में एक ही बार सेव हो रहे हैं, रिमेंबर दैट। इसको खाली पॉइंट है तो अलग अलग लोग कर रहे हैं, 3 इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 4 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, रिमेंबर ये अलग अलग स्टोर नहीं है, एक ही में स्टोर है, ठीक है। 3 एंड 4 दोनों सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं, मेमोरी में खाली एक ही बार स्टोर होगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैं दो दो बार स्टोर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3 भी सेम चीज को पॉइंट कर रहा है, 4 भी सेम चीज को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 1,2 आएंगे। देखो 1,2 के केस में क्या हो रहा है, अभी जो मेरे मतलब देखो 1 और 2 दोनों ही मेरे डिसजॉइंट सेट्स में नहीं है। अब देख रहे हो ना जो की है वो 3 एंड 4 है, अभी 1 एंड 2 की में है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक सेपरेट सेट बनाएगा। देखो ये जो सेट था ये एक सेपरेट सेट रहेगा, ये जो नया सेट बनेगा वो एक सेपरेट सेट रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो 3 एंड 4 एज इट इज है, 1 एंड 2 को मैंने ऐड कर दिया। 1 अब किसको पॉइंट करेगा, इस वाले सेट को पॉइंट करेगा। 2 किसको पॉइंट करेगा, सेम इस वाले सेट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये दोनों सेम सेट है, रिमेंबर ये जो दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो सेम है। मेमोरी में खाली एक ही बार स्टोर होगा, पर 1 इसको अलग से पॉइंट, 1 भी इसको पॉइंट कर रहा है, 2 भी इसको पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली 3 जो है वो अभी हमारे पास खाली 2 ही सेट्स हैं, ठीक है। ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है, खाली 2 सेट्स है, पर इनको 2-2 लोग पॉइंट कर रहे हैं। 3 एंड 4 किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस वाले को कर रहे हैं। सिमिलरली 1 एंड 2 किसको कर रहे हैं, इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसी वजह से देखो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो है वो एक ही बार स्टोर हो रहा है, ठीक है, पर ए एंड बी दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है ये। नाउ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अभी तक क्या-क्या था, 3 एंड 4 अलग-अलग सेट्स थे, मतलब अलग चीज़ को पॉइंट कर रहे थे, 1 एंड 2 अलग चीज़ को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है? ये 2 डिफरेंट सेट्स थे, तभी हम इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन। देखो, ये जो अभी सेट्स हैं हमारे पास, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है? अब हम इनका यूनियन करेंगे। देखो, एल्गोरिथम का नाम ही वही है, ठीक है? डिसजॉइंट सेट का यूनियन, ठीक है? अभी तक हमारे पास डिसजॉइंट सेट था, अब हम उनका यूनियन करने जा रहे हैं, देखो। नेक्स्ट वाला जो एज आता है, वो है 2, 4, ठीक है? 2, 4 जब अब आता है, देखो 2 और 4 में कहाँ-कहाँ है, पहले देख लेते हैं, 2 और 4 कहाँ-कहाँ है? देखो, इससे पहले वाले में थे, देखो 2 कहाँ है? यहाँ पे है 2, ठीक है? ये इस वाले सेट में है, 4 कहाँ है? इस वाले सेट में, यानी कि 2 एक अलग सेट को बिलॉन्ग करता है, 4 एक अलग सेट को बिलॉन्ग करता है, ठीक है? जब हम एक एज क्रिएट करेंगे दोनों के बीच में, अब हमें इन दोनों सेट्स को यूनियन करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना? यानी कि 3 एंड 4 और 1 एंड 2 अब एक ही सेट में आने वाले हैं। अभी तक ये दूसरे 2 अलग-अलग सेट में थे, ठीक है? तो जब ये वाला आ जाएगा 2 एंड 4, अब हम क्या करेंगे, 4 इस वाले सेट में है, 2 इस वाले सेट में है, अब इन दोनों सेट्स को हमें यूनियन करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, जब अब 2 एंड 4 वाला एज ऐड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अब आप देखोगे हर नंबर यानी 1, 2, 3, 4 में से हर नंबर अब सेम सेट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? 3 भी इसको पॉइंट कर रहा है, 4 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, 1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है और 2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? आई होप अब तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या आता है 3 एंड 5, पहले देख लेते हैं 3 कहाँ पे है? 3 है मेरा यहाँ पे, यानी 3 मेरे सेट में पहले से है, ठीक है? 5 कहाँ पे है? 5 अभी तक हमारे पास नहीं है, यानी कि जो ये एज आ रहा है, इनमें से एक नोड हमारे पास पहले से है, जो दूसरा नोड है वो हमारे पास नहीं है, यानी कि क्या होगा, मतलब इसी सेट में हमको 5 भी ऐड कर देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो अब आप देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा।
3 में ये एलिमेंट्स है, मतलब 3 जिस सेट को बिलॉन्ग करता है उसमें ये एलिमेंट्स है। सिमिलरली 4 में भी सेम एलिमेंट्स है, 1 में भी सेम एलिमेंट्स है, 2 में भी सेम एलिमेंट्स है और 5 में भी सेम एलिमेंट्स है, ठीक है? यानी कि ये सब एक ही सेट को बिलॉन्ग करते हैं, राइट? और जो सेट है ये है। रिमेंबर ये एक ही बार स्टोर है मेमोरी में, पर इसको अलग-अलग लोग पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। 3,5 के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? 2,5। अब इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। 2,5 देखो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। 5 कहाँ पे? यहाँ पे। यानी कि अब मैं एक एज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? जो कि 2 नोड्स जो कि एक ही सेट में उनको फिर से जॉइन कर रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, ठीक है? देखो 2 एंड 5 पहले से ही एक ही सेट में है, यानी कि वो हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो पर इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड हैं, समझ रहे हो ना? 2 एंड 5 इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, मतलब इसी वजह से वो एक सेट में। रिमेंबर जब भी कोई एलिमेंट एक सेट में होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है? वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, पर इनडायरेक्टली आप उन एक से दूसरे में जा सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 देखो 2 एंड 5 में मैं एक एज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जो लास्ट वाला एज है वही है, राइट? 2 एंड 5, 2 एंड 5 दोनों मेरे पहले से ही एक ही सेट में हैं। अब मैं उनमें से भी दोनों में एक एज एक्स्ट्रा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, ओके? दैट इज़ व्हाट इज़ अ साइकिल, राइट? उस वजह से मैं 2 एंड 5 को एज़ अ आंसर रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाले एज को हटा दूँ, ठीक है? मेरा एक ट्री भी बन जाएगा और कोई साइकिल्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कह रहे हैं कि आपको एक ट्री बना के दो, पर अल्टीमेटली आपको कह ये रहे हैं कि आपको साइकिल रिमूव करना है। जो ये क्वेश्चन का तरीका है ना बोलने का, कुछ डिफरेंट है, राइट? वो क्या है, आपको ये रहे हैं कि आप एक ट्री वापस दो, एक एज को हटा के, पर अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आपको बेसिकली साइकिल को रिमूव करना है, जो साइकिल क्रिएट हो रहा है। और ऑब्वियसली जब आप साइकिल को रिमूव कर देते हो, ऑब्वियसली ट्री बन जाएगा, ठीक है? रिमेंबर यहाँ पे कहीं लिखा नहीं कि वो बाइनरी ट्री होगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। ट्री का मतलब क्या होता है? एक रूट नोड होता है, उसके कुछ चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है? ट्री बेसिकली देखो एक ग्राफ ही होता है, बस उसमें साइकिल नहीं होता है, आप इतना ही समझ लो, ठीक है? इसमें देखो कहीं बाइनरी ट्री नहीं लिखा है। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? एक चाइल्ड के मतलब एक पैरेंट के 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे, पर इसमें ऐसा भी नहीं लिखा, यानी कि एक पैरेंट के मल्टीपल चाइल्ड नोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये था मेरा सॉल्यूशन, ठीक है? आई होप देखो मैंने यार बहुत टाइम स्पेंड किया आपको ये लॉजिक समझाने के लिए, क्योंकि देखो यार बहुत से लोग ये लॉजिक ही नहीं समझते हैं, राइट? देखो क्वेश्चन कर देना एक चीज़ है, पर यार अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो ना यार, आप इंटरव्यूअर को क्या एक्सप्लेन करोगे? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है यार, आपको ये चीज़ें करने के बाद ही कोड करना होता है आइडियली तो, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू में यार जब आप करो, आपका सिलेक्शन हो ही मतलब गारंटीड हो। ऐसा ना हो कि आपने कोड कर दिया पर फिर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है? इस वजह से आप यार लॉजिक को प्रॉपर बिल्डिंग जो लॉजिक बिल्डिंग होती है यार उसमें प्रॉपर्ली ध्यान दो। अब देखो बात आ जाती है कोडिंग की। देखो क्या कर जैसे कि मैंने कहा था ये एक मेरा की वैल्यू पेयर होगा, इसमें क्या होंगे? कीज़ होंगे अपने नोड्स, वैल्यूज़ क्या होंगे? वैल्यूज़ होंगे अपने सेट्स। रिमेंबर वैल्यूज़ मल्टीपल नहीं होंगे, एक ही वैल्यू को हम मल्टीपल नोड्स से पॉइंट करेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ किया था, देखो वैल्यू एक ही है, देख रहे हो ना? कि एक ही वैल्यू था, पर हमने क्या किया? बी को भी इसमें पॉइंट कर दिया, ठीक है? यानी कि ये एक ही जगह मेमोरी में स्टोर हो रहा है, पर इसको मल्टीपल लोकेशन से इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको सी प्लस प्लस में अगर आपने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वो भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, राइट? मेमोरी एक ही है, पर उसको मल्टीपल मतलब पॉइंटर्स को पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया। ये जो है ना, ये ऐसे ही दिखने वाला है, ठीक है? ये जो आप आउटपुट देख रहे हो ना, इसी का आउटपुट है, राइट? आप देख सकते हो मैंने कैसा प्रिंट किया है इसको, ये रहा मेरा प्रिंट, या मैं इसी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? आपने जो भी आउटपुट देखो इसी का था। नाउ क्या कर रहे हैं देखो, मैं हर एज में जाऊँगा। रिमेंबर एक और चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको लास्ट में ये डाउट ना आए। देखो ये कह रहे हैं कि इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न द आंसर दैट अकर्स इन द लास्ट इनपुट। उसी वजह से हम जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया है, राइट? आप देख सकते हो ना, जिस ऑर्डर में उन्होंने एजेस दिया हम उसी ऑर्डर में इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है? यानी कि पहले 1, 2 होगा, फिर 1, 3 होगा और उसके बाद 2, 3 होगा, ताकि जिस भी एज में एक मतलब एज मतलब एक साइकिल क्रिएट हो रहा हो, राइट? साइकिल कब क्रिएट होगा? अगर ये दोनों ही एक ही सेट को बिलॉन्ग करते हैं और हम फिर से उनको जॉइन करने जा रहे हैं, तब एक साइकिल क्रिएट होगा, राइट? तो उसी वजह से हम वहीं पे इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पे हो रहा है। देखो मैं हर एज में जा रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ क्या आई मेरा नहीं है इसमें। अगर मेरा आई इसमें नहीं है दैट मीन्स वो अभी मेरे किसी भी सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर वैसा केस है तो मैं चेक करूँगा क्या जे भी नहीं है, अगर जे भी नहीं हो तो क्या होगा? यानी कि आप देख सकते हो ना, जब पहला एलिमेंट आता है ना, जैसे कि 3,4 है, इस केस में ना तो 3 मेरे पहले से किसी सेट में था, ना तो 4 कभी पहले किसी सेट में था, ठीक है? वैसा केस हो जाता है, ठीक है? तो ये वाला केस यहाँ पे हैंडल हो रहा है। अगर मेरा आई भी नहीं है सेट में, जे भी नहीं है किसी सेट में, तो क्या करना है मुझे? एक नया सेट क्रिएट करना है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नोड मैपिंग विद सेट ऑफ आई, यानी कि मैं पहले आई के लिए क्या कर रहा हूँ? एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? सेट में मैं क्या-क्या डाल रहा हूँ? आई का मजे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे भी किया था, मैंने 5, 6 डाला था यहाँ पे, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है उसके बाद। मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, मैं आई, जे को एक सेट में डाल रहा हूँ, ठीक है? जो कि मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो जे है, ठीक है? नोड मैपिंग विद सेट ऑफ जे है, मैं उसको जस्ट पॉइंट कर दे रहा हूँ टू द वैल्यू टू व्हिच आई इज़ पॉइंटिंग, ठीक है? आई इसको पॉइंट कर रहा है, अब जे भी आकर इसको ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है? देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं जे में कुछ ऐड करूँ, तो भी इसी में ऐड हो, अगर मैं कुछ आई में ऐड करूँ, तो भी इसी में ऐड हो, ठीक है? मतलब देखो इसमें ज़रूरी क्या है? देखो ज़रूरी ये है कि देख रहे हो ना, जब मैं यार इसे यूनियन करूँगा ना,
मतलब जो भी लोग इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, उन सब में ये यूनियन दिखना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? ये देखो, जैसे कि देखो मैंने क्या-क्या इसमें 2 और 4 आ गए, ठीक है? मैंने 2 और 4 को यूनियन कर दिया, यानी 2 जिस सेट को बिलॉन्ग करता है, 4 जिस सेट को बिलॉन्ग करता है, 2 इस वाले सेट को बिलॉन्ग करता है, 4 इस वाले सेट को बिलॉन्ग करता है। जब मैंने इनका यूनियन किया, यार ये हर जगह रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए ना। देख रहे हो ना, 3 में भी देखो 3 इसमें था ही नहीं, ठीक है? 3 कहाँ था? 3 बस एक पार्ट था जिस सेट का जहाँ पे 4 है। तो अब 3 में भी अब सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मतलब जो चेंजेस है वो हर में रिफ्लेक्ट हो, राइट? उस वजह से मैंने एक नया सेट क्रिएट किया जो मैंने आई को असाइन कर दिया। अब जे भी इसको पॉइंट कर रहा है, समझ रहे हो ना? नाउ एल्स वाला केस देख लो, एल्स वाला केस क्या है? मेरा आई अभी भी नहीं है पर मेरा जे है, समझ रहे हो ना? आई मेरा नहीं है अभी, आई मेरा सेट में है ही नहीं, किसी भी सेट में नहीं है, पर मेरा जे जो है वो एक सेट में है। तो मुझे क्या करना है, देखो जो सेट है जे का उसी में आप आई को ऐड कर दो, ठीक है? जो सेट है जे का उसी में आप आई को ऐड कर दो। और क्योंकि अभी तक आई मेरा इस वाले में नहीं था, तो मुझे क्या करना है, आई को मैं उस वाले सेट में पॉइंट करूंगा जिसको जे पॉइंट करता है, क्योंकि रिमेंबर जे एग्जिस्ट करता है इसी एक सेट में पर आई एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जे वाले सेट में आई को ऐड कर दूंगा, और जो मैं आई का जो की है उसको पॉइंट करूंगा टू द सेट टू विच जे इज पॉइंटिंग टू, ठीक है? ये वाला केस ही हो जाता है। मैंने यार देखो हर चीज बहुत ही मतलब डिटेल में बताई है। अगर आपको समझ में नहीं आता, प्लीज वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार रिमाइंड करके देखो यार। मैं आपको ये चीज गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने हर चीज आपको बताई है, ठीक है? आपको नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार पॉज करो। मैंने जो कोड है ये भी कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा, आप उसको जाके देख लो। प्रिंट स्टेटमेंट्स आप ऐड करके भी चेक करो क्या हो रहा है, ठीक है? पर रिमेंबर, कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 100% टेस्टेड कंटेंट है। 100% जो भी इसमें हो रहा है मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि यार मैंने बार बार एक्सप्लेन ना किया हो, क्योंकि यार टाइम लिमिटेशन होती है हमारी। पर यार एक वीडियो में आपको सारी कंटेंट मिल रही है, आप पॉज़ करके रिमाइंड करके देख लो यार, रीयूज़ करो कंटेंट को। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि यार ये एक्सप्लेन नहीं हुआ है। कहीं न कहीं एक्सप्लेन हुआ है, आप उस वाले पार्ट में जाके फिर से देख सकते हो, ठीक है? ये बेस्ट चीज़ होती है यूट्यूब की, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, जो कि एक लाइव लेक्चर में आप नहीं कर सकते, राइट? नाउ आपको ये दोनों केस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट वाले केस में। देखो ये एल्स आ रहा है, एल्स का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि आई जो है वो एक्सिस्ट करता है साइड में, ठीक है? अब उसके 2 केस होते हैं। अगर आई एक्सिस्ट करता है तब हम देख लेते हैं क्या-क्या केस हैं। अगर उस केस में जे एक्सिस्ट नहीं करता, ठीक है? तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी, वो सेम उल्टा उसका यहाँ पे कर रहे हैं। देखो आई एक्सिस्ट करता है, पर जे एक्सिस्ट नहीं करता, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, जो आई एक्सिस्ट करता है उस वाले सेट में हम जे को ऐड कर देंगे, और जो जे का की है उसको कहाँ पॉइंट करेंगे? आई वाली की में पॉइंट करेंगे, ठीक है? जो जे वाला की है उसको अब इस वाले में पॉइंट करेंगे जिसको आई पॉइंट कर रहा है, ठीक है? जो जे का की है वो अब पॉइंट करेगा उस वाले सेट में जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ आई एग्जिस्ट करता है और जे भी एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा केस हो जाएगा? देखो ये होगा ये वाला केस, जो 2,4 है ना, ये वाला केस हो जाएगा। देखो 2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि 2 का ये वाला सेट है, ठीक है? 2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है? 2 की भी एग्जिस्ट करता है, और 2 इस वाले सेट में भी एग्जिस्ट करता है। 4 4 भी एग्जिस्ट करता है, देख सकते हो, अब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि 2 केस हो रहे हैं, देखो। या तो 2 एंड 4 अलग-अलग सेट्स में है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, या फिर 2 एंड 4 सेम सेट में है, ठीक है? सेम सेट में अगर होंगे तो ये वाला एज जो होगा वो एक साइकिल क्रिएट करेगा। अगर वो अलग-अलग सेट में, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 अलग सेट में है, 2 अलग सेट में है, तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको यूनियन करना रहेगा, ठीक है? ये 2 केस हो जाते हैं। ये सबसे रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आई एक्सिस्ट करता है, जे भी एक्सिस्ट करता है। तो क्या-क्या केस हो जा रहे हैं, देखो। हम चेक करेंगे क्या जो सेट को आई रिप्रेजेंट करता है, क्या जे भी उसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ऐसा है, दैट मीन्स आई और जे के बीच में अगर हम एज क्रिएट करते हैं तो एक साइकिल को बनाएगा, क्योंकि आई एंड जे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप फिर से उनमें कनेक्शन क्रिएट करोगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उस वजह से हमको यहाँ पे रिटर्न डालना है, ठीक है? यानी कि हम सॉल्यूशन, मतलब जो फॉर लूप चल रहा था, इसको ब्रेक कर रहे हैं और इसको एज़ अ आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? ये कब होगा? जब जो सेट आई पॉइंट कर रहा है और जो सेट जे पॉइंट कर रहा है, दोनों सेम है, ठीक है? क्योंकि अगर वो दोनों सेम सेट में, तो इसका मतलब क्या है? वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? इसमें से हर एलिमेंट जो आप देख रहे हो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर उनमें से वापस आप इन, जैसे इन दोनों में आप एक एज क्रिएट कर रहे हो, तो ये इनडायरेक्टली पहले से ही कनेक्टेड था। अब आप फिर से एक एज डाल रहे हो, तो ये यानी एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमको क्या रिटर्न करना है? आईएनजी को रिटर्न कर देना। यानी कि ये एक आंसर होगा, रिमेंबर, ये एज़ अ आंसर रिटर्न हो रहा है। रिमेंबर, इस सॉल्यूशन में आप एट लास्ट कहीं मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते नहीं देखोगे आप, क्योंकि मुझे इस वाले केस में मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा आंसर होने वाला है उस केस में, ठीक है? एल्स एल्स कंडीशन कब आएगा? देखो एल्स कंडीशन आएगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तभी मैं कह रहा हूँ आप इस टेस्ट केस को हमेशा इंक्लूड करना, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट केस है, देखो। इसमें एल्स कंडीशन का मतलब क्या है? देखो 2 एंड 4 है, ठीक है? 4 एक्सिस्ट करता है, 2 भी एक्सिस्ट करता है, पर ये दोनों सेम में नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, 2 इसमें है, 4 इसमें है, यानी कि अलग-अलग सेट्स हैं। तभी मैंने कहा था अब क्या होगा? अब होगा डिसजॉइंट सेट का यूनियन। रिमेंबर 2 एंड 4 जो थे, ये डिसजॉइंट सेट्स थे, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये डिसजॉइंट है। अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। उसी वजह से इस एल्गोरिथम का नाम ऐसा पड़ा, डिसजॉइंट सेट यूनियन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन करेंगे, ठीक है? डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन करेंगे। तो कैसे होगा? देखो, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपने इसमें गलती कर दी, आपको अगेन आंसर सही नहीं आएगा। देखो क्या हो रहा है।
ये जो सेट था, ठीक है? मैंने इसको लिया, इसका यूनियन मैं कर रहा हूँ इस वाले सेट के साथ, ठीक है? और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इसी में सेव हो रहा है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? देखो, ये कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक है? ए यूनियन विद टेम्प और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ए में सेव कर दिया, ठीक है? ये हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है? ये शॉर्ट हैंड होता है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ये शॉर्ट हैंड लिखने का, ठीक है? ये हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो ए होगा, उसमें सारा रिज़ल्ट होगा। रिमेंबर टेम्प में अभी भी सारा रिज़ल्ट नहीं है, टेम्प खाली यूनियन में यूज़ हुआ है, ठीक है? जो रिज़ल्ट हुआ ए में ही सेव हुआ है। यानी कि जो-जो चीज़ें आप ए को पॉइंट कर रही थी, उन सब में अभी नया वैल्यू आ गया होगा, पर जो-जो चीज़ें टेम्प को पॉइंट कर रही थी, उनमें अभी तक नया वैल्यू नहीं आया होगा, समझ रहे हो ना? तो उस वजह से हमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी रहेंगी। देखो, मैंने ये किया, यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा यूनियन, देखो ये जो एक अलग सेट था, ये एक अलग सेट था, ठीक है? हमने इन दोनों का यूनियन कर दिया। यूनियन का रिजल्ट कहाँ पे सेव हुआ? यूनियन का रिजल्ट इसमें सेव हुआ। यानी कि जो-जो चीज़ें अब i को पॉइंट कर रहे थे, उन सब में अभी अपडेटेड वैल्यू आ गया होगा। पर जो-जो चीज़ें अभी j को पॉइंट कर रहे थे, उनमें अभी तक अपडेट वैल्यू नहीं आया होगा। तो हमें क्या करना है, देखो, अब जो-जो चीज़ें j में थी, अब उन हर एक नोड में जाएँगे हम, जो भी अब j में थी, उन सबको अब हम पॉइंट कराएँगे i की तरफ, ठीक है? देखो, i में यूनियन का रिजल्ट पहले ही आ चुका होगा, यानी अब जो-जो चीज़ें आई को पॉइंट कर रही थी, उन सब में लेटेस्ट वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। पर जो-जो नोड्स अभी जे में थे, उनमें लेटेस्ट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, उस हर एक नोड में जाना है जो जे में था, और उनको पॉइंट करना है हमें आई की तरफ, ठीक है? आई वाले सेट की तरफ, यानी जो सेट आई को पॉइंट कर रहा है, जो सेट आई से पॉइंट हो रहा है, उस वाले सेट को हमें पॉइंट करना होगा इन वाले नोड से भी, ठीक है? जो भी जे में थी, ठीक है, जे वाले सेट में थी, वो हर एक नोड में जाओ और उनको पॉइंट कराओ उस सेट में जो आई पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। तो ये सबसे आगे वाले से लाइक सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये था। अगर आपने इसको समझ लिया और इसको ठीक से कर लिया, आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है? और जैसे आप देख सकते हो, ये जो फॉर लूप है, इस हर फॉर लूप के एंड में मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यप, दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडे। अब आप ये टेस्ट केस 3 मैं आपको एडिशनल दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। आराम से जाके आप आराम से देख लेना। रिमेंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं और, बिकॉज़ यार देखो, ये एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल दिखा रहा है आपको डिस्जॉइंट सेट यूनियन का। आप चाहो तो यार इसको अदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार, ये एग्ज़ैक्ट एप्लीकेशन है यार डिस्जॉइंट सेट यूनियन का। आप डीएफएस में सॉल्व करोगे, आप बाकी तरीके से सॉल्व करोगे, तो यार आप मतलब कहीं न कहीं रिकैलकुलेशन करोगे, यानी जो चीज़ पहले ही कैलकुलेट हो चुकी है, आप तो फिर से उनको कर रहे हो, ठीक है? वो सही तरीका नहीं है। अब आप देखोगे डिस्जॉइंट सेट यूनियन में हमने कहीं भी कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया जो कि मतलब थोड़ा अननेसेसरी जा रहा हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें यूज़फुल हो रही हैं। कोई भी चीज़ मतलब हम 2-3 बार नहीं कर रहे हैं एज़ इज़, ओके? माने ब्रूट फोर्स वाला तरीका नहीं लगा रहे हैं। सारी चीज़ें मीनिंगफुल है, सारी चीज़ें ऑप्टिमली हो रही हैं, ठीक है? या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में सीखा, और मैंने आपको बता दिया राइट डिसजॉइंट सेट कैसे हो रहा है। देखो, डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनका यहाँ पे यूनियन हो रहा है, ठीक है? इस वजह से इसका जो नाम है, ये डिसजॉइंट सेट यूनियन है, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे हो रहा है। ये हमारा डिसजॉइंट सेट था, ठीक है? 3 एंड 4, ये और ये दोनों ही हमारे डिसजॉइंट सेट्स थे। हमने इनका यूनियन किया, क्यों? देखो, इस वाली एज जब हमने ये वाला एज इंट्रोड्यूस किया, तो 4 इस वाले सेट का जाकर कनेक्ट हो गया 2 इस वाले सेट से, ठीक है? यानी कि इस वाले सेट में और इस वाले सेट में लिंक क्रिएट हो गया। उस वजह से हमने इन दोनों का यूनियन किया, ठीक है? इस वजह से इस एल्गोरिथम का नाम आ जाता है डिसजॉइंट सेट यूनियन, ठीक है? लीड कोड में इसको बोलते हैं यूनियन फाइंड। तो अब आप इसके बारे में एक बार गूगल सर्च कर लेना, आपको मल्टीपल डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। आप आराम से जाके उनमें भी समझ लेना, ठीक है? सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, देखो मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको मैं हर एक डिटेल दे सकूँ इस वाले कोड में जो भी यूज़ हो रहा है। उसकी वजह से मैंने आपको ये सब चीज़ें भी दिखाई हैं पहले से, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। This really gives us a lot of motivation to continue further. And see you tomorrow. Thanks a lot.